नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट कर दिया है। अब की बार धर्माचार्यों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। दलितों और पिछड़ों के सम्मान से क्यों लगती है मिर्ची, ये पूछा है अपने ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने और सवाल उठाए हैं धर्माचार्यों पर। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ये रहा। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही हैं। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का। फिर से एक बार आक्रामक अंदाज, फिर से एक बार जाति व्यवस्था को लेकर आक्रमण उनका, फिर से एक बार धर्माचार्यों पर सवाल। और क्या लिखा पढ़िए आपकी स्क्रीन पर पूरा कंटेंट है उनके ट्वीट का, जिसे आप पढ़ सकते हैं। लफ्ज ब लफ्ज हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। लिखते हैं, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही है। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद से सियासी संग्राम जारी है और अब इसी में एक और नई कड़ी भी जुड़ गई है। आज लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक नई होर्डिंग लगी हुई दिखाई दी और इस पर लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। सपा कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर पर डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल का नाम लिखा है, जो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय के मुंबई राष्ट्रीय महासचिव बताए जा रहे हैं। देखिए आप, यही होर्डिंग है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर लगी हुई है और इस पर जो लिखा है उसे आप बहुत साफ पढ़ सकते हैं। लिखा है 6743 जातियां शूद्र समाज से। फिर बोल्ड अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और फिर नीचे डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति शूद्र पर ही केंद्रित हो गई है और इसकी बानगी समाजवादी पार्टी के बाहर लगा ये पोस्टर है। ये पोस्टर आज सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पोस्टर लगाने वाले भी, इसमें इनकी फोटो भी शामिल है, राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र के डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल। वैसे इनका नाम डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल हैं, लेकिन जब शूद्र की राजनीति चरम पर है, चर्चा में है, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह लगाया है। ऊपर लिखा है, जय शूद्र समाज, जय संविधान। 6743 जातियां शूद्र समाज। 6743 जातियां वो जातियां हैं जिनमें काशीराम ने जागरूकता फैलाई थी और उनको एक करने का काम किया था। ये कहा जाता है कि काशीराम ने जो 6743 यानी देश की 85% पॉपुलेशन इन्हीं जातियों में आती है और ये पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 3 पोस्टर लगे थे, जिसमें से एक नीतीश कुमार और अखिलेश यादव से संबंधित था, दूसरा जब ओम प्रकाश राजभर से मनमुटाव हुआ तब उनके कार्यालय में प्रवेश करने के प्रतिबंध से संबंधित पोस्टर था, और तीसरा पोस्टर ये है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पोस्टर की राजनीति समाजवादी पार्टी की पूरे इस शूद्र अभियान का एक हिस्सा बन गई है और ये पोस्टर उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखा जा रहा है कि इस पूरे शूद्र वाले बयान से और इस पोस्टर से राजनीति में क्या असर पड़ेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और समाजवादी पार्टी पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में रहने पर सपा को इनकी याद नहीं आती। सपा वाले आज बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन पिछड़ी जो जातियां हैं उनमें 96 जातियां किसी को याद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली हालत है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर जी हैं, क्या कहेंगे सर इस पोस्टर? विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तब ना दलितों का, ना पिछड़ों का,
ना सामान्य वर्ग का ना अल्पसंख्यक का। तब इनको अहित नहीं दिखाई देता है, तब इनको सम्मान नहीं दिखाई देता है। सत्ता में रहते हैं तो पिछड़ों को 27% आरक्षण 1993 से मिल रहा है। 1993 से मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। 96 जातियां पिछड़ों में उत्तर प्रदेश में हैं, तो जिन जातियों को नहीं मिल रहा है उनको भी आरक्षण का लाभ बांट करके दिया जाए। तब समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आया कि हम इसको बांट के सबको हिस्सा दें। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो सत्ता के मद में दलितों के साथ क्या किया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। जो सिपाही से प्रमोट करके दरोगा हो गया था, सीओ हो गया था, लेखपाल से कानूनगो से प्रमोट होकर के तहसीलदार एसडीएम हो गया था, तो अब ऐसे लोग फिर डिमोशन हो गया। लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए। एक तरफ आप अनुसूचित या जनजाति के पेट पे छुरा मार रहे हो, उनके लात मार दिया आपने, और किस मुंह से उनसे वोट मांगने जा रहे हो। आज 12 जातियां हाईकोर्ट ने कह रहा है ना, 12 जातियों के अलावा राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मजबार है, तुरहा है, अर्कबंसी है, बंजारा है, बहलिया है, खंघार है, बारी है, बिहार है, नाई है, गोंड है, लोहार है, कुम्हार है, कश्यप है। इसके पक्ष में आपने क्यों नहीं याद किया? आज आपको जब शूद्र की बात आप करते हो तो जो शूद्र में जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उस हिसाब से 6743 जातियां पूरे देश में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में 96 जातियां हैं। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। यूपी के माहौल को विषैला बनाने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर सपा के लोग कभी सफल नहीं होंगे। यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है। बयान केशव प्रसाद मौर्य का। कहते हैं सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है, और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों, उनको लेकर के आवें। जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं, और ना राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना ये गैर कानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। ट्वीट आप देखिए इसी बीच में उन्हीं का। सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो आचरण है समाजवादी पार्टी का, उन्हें राजनीतिक लाभ कम देगा, नुकसान ज्यादा करेगा। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, ट्वीट का कंटेंट हम रख रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज अभिभाषण में केंद्र की ओर से कही गई बातें तथा किए गए दावे देश की 100 करोड़ से ज्यादा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि से त्रस्त जनता की सांत्वना और शांति के लिए बहुत ही कम। लोग सुखी होंगे तभी देश बढ़ेगा। साथ ही सरकार की आंतरिक और आर्थिक नीति से देश में अमन, चैन, सुख, समृद्धि, विकास और खुशहाली के उस माहौल का अभाव जिससे अपार गरीबी और बेरोजगारी दूर होकर यहां लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो। जनता की जेब खाली, किंतु कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी है, ये कहती हैं बीएसपी सुप्रीमो। और आइए अब बात करते हैं बजट की। कल यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और इससे पहले लोगों को क्या उम्मीदें हैं, व्यापारी, घर की महिलाएं और युवा कैसा बजट चाहते हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने।
बजट जो भी हो, लेकिन उम्मीदें क्या हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं परिवारों से। हम एक परिवार के पास इस समय पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जब बजट आता है तो उसका असर सीधे तौर पर घर के किचन में होता है, और किचन यानी जो घर में गृहिणियां हैं या जो घर के पुरुष सदस्य हो, कोई भी हो, सबके ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं परिवार से ही कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। अब हमारे साथ में इस समय अभिलाषा गुप्ता जी हैं, किचन में लगी हुई हैं। मैम, ये बताइए, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें आप लेके चल रही हैं? किचन का तो बजट पूरा आपको ही बनाना पड़ता होगा घर का। एक्चुअली गवर्नमेंट जो भी कर रही बहुत अच्छा कर रही, बट थोड़ा सा उनको बजट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। गैस का सिलेंडर है, राशन है, दूध है, सभी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम लोग को घर का बजट थोड़ा बिगड़ा हुआ है और घर चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इस ओर ध्यान दे और हम लोगों की रसोई की तरफ भी ध्यान दे, ताकि हम लोगों को घर सुचारू रूप से चलाने में सुविधा हो। जी, अखबार पढ़ रहे हैं तो बजट भी, इसमें भी काफ़ी चर्चा होगी तरह तरह की। हम लोग तो गृहिणी हैं, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि किचन में ज़्यादा समय हम लोग देते हैं। उसमें भी हम लोग सोचते हैं कि बजट जब सामने आए तो किचन के भी जो भी सामान है, चीनी है, जो भी आइटम है, तेल है, इन सभी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बजट वहीं से निकालते हैं, पैसा वहीं से बचाते हैं। जो भी हम लोग को पैसे मिलते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए, 2 पैसे की बचत होती है, लेकिन महंगाई इतनी आ रही है कि इसमें हम लोग बचत कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे किचन को थोड़ा ध्यान दे, गृहिणी के लिए ध्यान दे, ताकि हम लोग 2 पैसे अपने लिए बचा सकें। संजय जी, ये बताइए किस तरह से आप लोग की उम्मीदें हैं, क्योंकि आप तो एक परिवार के सदस्य तो हैं, अपने परिवार को तो देख रहे हैं, लेकिन व्यापारी नेता भी हैं, तो दोनों पहलू से जानना चाहिए। देखिए, अगर परिवार के रूप में देखें तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें से बहुत महंगी हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो और चाहे किचन का सामान हो। तीनों ही चीज़ें बहुत महंगी हैं। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चीज़ें जो हैं सभी को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान लगाए और लोगों का जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो सके। ये बताइए, आपको आईटी से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी आम बजट कल पेश होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस आम बजट को पेश करेंगी। इस बजट से संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कम हो और देश आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। सबसे पहले बैंक से जुड़े हुए, सर आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आप बैंक सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए जो सबके हित में हो? जो सबके हित में हो, राहत तो मिलनी चाहिए कम से कम। इनकम टैक्स स्लैब में तो कुछ बहुत दिनों से ये चला आ रहा है, तो इसमें कुछ राहत मिलनी चाहिए। आम बजट, पहली बात तो मुझे लगता है कि गरीब तबके के लिए विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिए। चिकित्सा आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, तो चिकित्सा की दृष्टि से सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए। महिलाओं को तो घर भी चलाना होता है, किचन भी संभालना होता है। क्या मांग है और क्या लगता है कि वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, तो वो जो आम महिलाओं की ज़रूरतें हैं उसको समझेंगे? बजट के विषय में मुझे ये कहना है कि हम सब महिला हैं, घर भी चलाना है, परिवार चलाना है, समाज भी हम लोगों को देखना है, साथ में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था देखनी होती है। इसके अनुरूप बजट ऐसा होना चाहिए कि हम महिलाओं को ये सारी व्यवस्थाएं जो चलानी होती है उसके अनुरूप हम लोगों का बजट होना चाहिए, ताकि आम जनता, मध्यम वर्ग भी इसको सहजतापूर्वक जी सके। भारत सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि आम बजट में इस तरीके से हो कि हम लोग को परिवार और घर सब कुछ चलाना होता है और देखना होता है। क्या सजेशन है आपकी और क्या चाहते हैं कि आम बजट में क्या कुछ? आम बजट में सामान्य रूप से हम ईपीएफ पर बात करेंगे। ईपीएफ में जो पेंशन प्राप्त करते हैं उसका मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपये है। आज के युग में अगर जो वृद्ध व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है वो 1000 रुपये लेकर के कैसे सर्वाइव कर सकता है जीवन को, ये बहुत कठिन होता है। इधर आगरा के पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए पच्चीकारी कारोबारी आने वाले देश के जनरल बजट पर क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, इस पर उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। लोगों से बात करते हैं कि उनको इस जो कल आने वाले बजट से क्या उम्मीद है। आप बताइए, ये 2024 से पहला पूर्ण आखिरी बजट है, इसके बाद तो सप्लीमेंट्री बजट ही आने वाला है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मैडम जब कल अपना बही खाता रखेंगी देश के सामने तो क्या जनता को राहत देने वाली? देखिए, मैम जो कल बजट पेश करने जा रही हैं उससे हमें उम्मीद है कि जैसे वो टैक्स स्लैब में बहुत सारी छूट दे रहे हैं,
इनकम टैक्स में भी दे रहे हैं। तो ये हमारा बिजनेस जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क है, बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है और आज के टाइम में ये बहुत कम होता जा रहा है। कोविड के बाद से तो जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करने वाले लोग थे वो उन्होंने अपने दूसरा जॉब कर लिया है। कोई बीच में ये बहुत मार्केट 3 साल तक बिल्कुल बंद रही तो वो लोगों ने अपना रोजगार चेंज कर लिया। अब ये काम नहीं बनाने वाले लोग हैं। होना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ की राहत ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस पर राहत नहीं मिलेगी तो ये काम दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाएगा और महंगा होता चला जाएगा। तो इस पर हम ये चाहते हैं कि जो 12% या 18% की GST है उसको कम से कम करा जाए, जिससे कि हम लोगों का कारोबार अच्छा बढ़े। क्या आप मांग करते हैं बजट में, क्या मिले आगरा को? आगरा शहर है वो ताजमहल की वजह से नहीं, बल्कि अपनी एक खासी पहचान भी रखता है कलाकृति की वजह से। कलाकृति से मायने ये रहते हैं कि पच्चीकारी, और पच्चीकारी का ये रहता है कि पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो दौर निकला, बहुत बुरा दौर निकला, तमाम सारे कारीगर काम छोड़ के चले गए। उसका कारण था कि कुछ भी नहीं था इस क्षेत्र के अंदर। तो अब आने वाला बजट है, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना सेवा में लगा हुआ है। वो संतों और श्रद्धालुओं के बीच लगातार 20 दिनों से सेवा का काम कर रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सेवा कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। युवा चेतना के सेवा अभियान में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी शामिल है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर, ब्लोअर, पानी गर्म करने वाली रॉड और भोजन बांटा जा रहा है और उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म सेवा का भाव सिखाता है। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना के द्वारा लगातार संत महात्माओं, श्रद्धालुओं और यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के बीच में लगातार च्यवनप्राश, अन्न, कंबल, स्वेटर, पानी गर्म करने वाला इमर्शन रॉड, ब्लोवर, तमाम चीजों का वितरण किया जा रहा है। माताओं बहनों के लिए साड़ी, हम लगातार दिन रात जग करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।